नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया के LCA तेजस के लिए एक और इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया गया है। HAL ने लोकली डेवलप प्राइमरी एक्चुएटर, जिसे डालिया कोड नाम दिया गया है, इसका टेस्टिंग शुरू कर दिया गया है। ये एक्चुएटर पहली बार लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वर्जन के तेजस पर लगाया गया है। बेंगलुरु के HAL एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के नेशनल आयरन बर्ड फैसिलिटी में इन एक्चुएटर का इंटीग्रेशन टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर के बीच कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए किए जा रहे हैं। ये टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में चल रहे हैं, जिनमें सिस्टम की रोबोटनेस को चेक किया जा रहा है। जब सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर को सर्टिफाई करेगा, तब इन एक्चुएटर का डेवलपमेंटल फ्लाइट टेस्टिंग एक LSP एयरक्राफ्ट पर किया जाएगा। पहले तेजस के लिए प्राइमरी एक्चुएटर जैसे 11 और रूडर एक्चुएटर USA की मूंग इंक से इंपोर्ट होते थे, जो काफ़ी महंगी थी। लेकिन अब जो नए इंडियन एक्चुएटर बनाए गए हैं वो इंपोर्टेड एक्चुएटर के मुकाबले सिर्फ 25% कॉस्ट के हैं और परफॉर्मेंस में भी उनसे काफ़ी बेहतर है। ये एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सक्सेस के रूप में देखी जा रही है। HAL के ऑफिशियल के मुताबिक शुरुआती प्लान ये था कि तेजस MK-1A के पहले एयरक्राफ्ट पर सभी 13 स्वदेशी एक्चुएटर फिट किए जाएंगे, जिनमें स्लेट एयर ब्रेक 11 और रूडर एक्चुएटर शामिल है। लेकिन सर्टिफिकेशन और डेवलपमेंटल डिले के कारण ये टाइमलाइन आगे बढ़ गई है। इंडिया और इटली ने अपने डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए नया रोडमैप तैयार करने का फैसला किया है। दोनों देश 2025 से 29 के लिए जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के तहत अगले 5 सालों तक अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसमें एक MOU बनाया जाएगा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर और इटालियन इंडस्ट्री फेडरेशन फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बीच। इसका मकसद दोनों देशों के डिफेंस सेक्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट वेंचर और को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हेल्प करना है। साथ ही दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इंडिया और इटली के बीच एक खास एग्रीमेंट बनेगा जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को सेफ रखने और दोनों देशों के डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा। मतलब कि दोनों देश अपने सेंसिटिव डिफेंस डाटा को शेयर करेंगे, लेकिन एक सेफ तरीके से, ताकि कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो। साथ ही मेरीटाइम और पोर्ट सिक्योरिटी के लिए भी एग्रीमेंट होगा, जिसमें दोनों कंट्री के समुद्री रास्ते सेफ और ओपन रहे, जिससे ट्रेड और डिफेंस ऑपरेशन में दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि इटली ने इंडिया को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल करने की ऑफर दी है। ये एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी तक इटली, जापान और UK शामिल है। ब्राजील के G20 समिट के दौरान इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी ने जापान और UK के PM के साथ मिलकर नए पार्टनर को प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात की है। इंडिया अपनी बढ़ती डिफेंस और एरोस्पेस कैपेबिलिटी के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर बन सकता है। GCAP के जरिए इंडिया को एडवांस स्टील्थ, AI और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में एंट्री मिल सकती है। इससे इटली को भी इंडिया के डिफेंस मार्केट का फायदा मिलेगा, जो दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को और मजबूत बनाएगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का अगला रिपोर्ट पिछले साल की तरह ये रिकमेंड करेगा कि अगर MRFA प्रोजेक्ट में डिले होते हैं तो गवर्नमेंट को 5th जनरेशन फाइटर जेट ओवर द काउंटर खरीदने पर सोचना चाहिए। ये रिकमेंडेशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बहुत चैलेंजेज है। पिछले रिपोर्ट में कमेटी ने MRFA प्रोक्योरमेंट के पेस पर चिंता जताई थी, जो 114 फाइटर जेट खरीदने की कोशिश में है। यह प्रोजेक्ट पुराने प्रोग्राम जैसे LCA तेजस और कावेरी इंजन की तरह लंबा ना हो जाए। इसलिए कमेटी ने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट बिना टाइम वेस्ट किए 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे, ताकि इंडियन एयरफोर्स की ताकत बरकरार रहे। कमेटी ने यह भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी देश की रक्षा के लिए पूरी तरह कैपेबल है, लेकिन स्क्वाड्रन की कमी है। MRFA प्रोजेक्ट जो $20 बिलियन का है, इंडिया की एयर पावर को मॉडर्नाइज करने का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और टेंडरिंग प्रोसेस की वजह से ये काफी धीरे चल रहा है। इंडिया के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। AMCA प्रोग्राम इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 2035 से पहले रेडी नहीं होगा। इसलिए ओवर द काउंटर एक्वाजिशन
जैसे कि F-35 एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसका कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकता है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को साइडलाइन कर सकता है। कमेटी का ये रिकमेंडेशन इंडियन एयरफोर्स की इमीडिएट नीड को समझकर दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म एक्वाजिशन और लॉन्ग टर्म स्वदेशी डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा। इंडिया और वियतनाम के बीच गाइडेड पिनाकर रॉकेट की सप्लाई को लेकर चर्चा चल रही है। वियतनाम अपने पुराने सोवियत इरा BM-21 और BM-14 मल्टी रॉकेट लॉन्चर को रिप्लेस करना चाहता है। ये टॉक अभी शुरुआती स्टेज में है और फॉर्मल डील होने में कुछ महीने लग सकते हैं। वियतनाम अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को मॉडर्नाइज करने में इंटरेस्टेड है। गाइडेड पिनाकर रॉकेट सिस्टम जो DRDO ने डेवलप किया है अब इंटरनेशनल मार्केट में काफी पॉपुलर हो गया है। इस सिस्टम की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत एडवांस है, जो पुरानी अनगाइडेड सोवियत रॉकेट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। यह सिस्टम टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट करने में कैपेबल है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में जरूरी है। गाइडेड पिनाका का सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स भी हो चुका है, जो मास प्रोडक्शन के लिए रेडी है। इंडियन आर्मी ने इस सिस्टम को ऑपरेशनल कंडीशन में टेस्ट किया है और इसका परफॉर्मेंस रिलायबल रहा है। ये प्रिसीजन और फायर पावर की कॉम्बिनेशन वियतनाम जैसे देशों के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। वियतनाम के अलावा आर्मेनिया ने भी गाइडेड पिनाका की ऑर्डर दिया है, जो इस सिस्टम की ग्लोबल मार्केट में इफेक्टिवनेस को साबित करता है। इंडियन आर्मी भी इस सिस्टम के 6 रेजिमेंट प्रोक्योर करने का प्लान बना रही है, जो उनकी आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। साथ ही फ्रांस भी इस सिस्टम को इवेलुएट कर रहा है, जो इसके इंटरनेशनल डिमांड और पोटेंशियल को दिखाता है। इस सिस्टम का ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट बनने का पोटेंशियल है, जो इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करने में। HAL एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ एरो इंडिया 2025 में अपने नए एडवांसमेंट दिखाने की तैयारी कर रहा है। बेंगलुरु में होने वाले इस इवेंट में HAL अपने एम्बिशियस कैट वॉरियर का प्रोग्रेस शोकेस करेगा। कैट वॉरियर का पहली बार अनवीलिंग लगभग 4 साल पहले हुई थी। तब से इंडियन एयरफोर्स और इंडस्ट्रियल पार्टनर के इनपुट के हिसाब से इसका डिजाइन रिफाइन किया गया है। सोर्सेस के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का स्किल्ड मॉडल एक्सटेंसिव टेस्टिंग से गुजर चुका है। इसका एरोडायनेमिक और कैपेबिलिटी में काफी सुधार किया गया है। HAL ने कैट्स वॉरियर के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन 4.2 किलोन्यूटन क्लास टर्बो जेट इंजन डेवलप किया है, जो PTAE-7 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये ट्विन इंजन सेटअप के साथ ऑपरेट करेगा। यह प्लेटफॉर्म एडवांस AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से पावर्ड होगा, जो इसे मैंडेड और अनमैंडेड सिस्टम के साथ ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देगा। स्केल्ड मॉडल के ऊपर काफी इन फ्लाइट पैरामीटर्स वैलिडेट हो चुके हैं, जो फुल स्केल वर्जन के डेवलपमेंट के रास्ते क्लियर करते हैं। कैट्स वॉरियर में छोटी AESA फायर कंट्रोल रडार के साथ इक्विप किया जाएगा, जिससे ये अनमेंडेड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनेगा। एडवांस मिसाइल जैसे ASRAAM के साथ ये मैंडेड और अनमेंडेड टारगेट को इंगेज करने की कैपेबिलिटी रखेगा। 1.1 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ये लार्जर प्लेटफॉर्म के लिए भी बेस बनेगा, जिसे फ्यूचर में मिनी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में यूज किया जाएगा। HAL 2025 के एंड तक कैट्स वॉरियर का पहला फ्लाइट प्लान कर रहा है, जो इंडिया के UCAV कैपेबिलिटी में एक मेजर लीप होगा। एरो इंडिया 2025 में फुल स्केल वॉरियर की अनवीलिंग एक माइलस्टोन होगी, जो इंडिया की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी की शक्ति को दिखाता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।